एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स और जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो है इस पूरी की पूरी सीरीज़ को चलाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट्स। ये है आपका कंटेंट पेज और इस पे आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर 1 है सेट्स, इसके अंदर ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसमें पढ़ने हैं। बेसिकली पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी ये पॉइंट्स हैं इन सब को कवर करते हुए चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो ये है। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ सेट। ठीक है। सेकंड इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा, एम्प्टी सेट क्या होता है। अगला, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। सेट्स इक्वल कब होंगे, यानी इक्वल सेट्स किनको बोला जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो होता है कि व्हाट इज़ अ सेट। तो अगर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक सेट जो है वो एक कलेक्शन होती है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अ सेट इज अ कलेक्शन। और इसको आप एक और चीज बोल सकते हो, अ सेट इज अ फैमिली। अगर आप इसे फैमिली बोल रहे हो, यू नो वेरी वेल कि हर फैमिली में मेंबर्स होते हैं, हर कलेक्शन में एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक सेट को आप कलेक्शन या फैमिली बोल सकते हो और उसके अंदर जो भी चीज़ रहेगी, यानी उस कलेक्शन में जो भी चीज़ें होंगी, आप उन्हें एलिमेंट या मेंबर कहेंगे। और वो सारे एलिमेंट या मेंबर अपने आप में यूनिक होंगे, यानी कि सेम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर इसको मतलब एक तरीके से अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो एवरी मेंबर इज़ यूनिक या डिस्टिंक्ट, वो सेम नहीं हो सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, हम ये कह सकते हैं अ सेट इज़ अ कलेक्शन विद डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? रिप्रेजेंटेशन, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं रोस्टर मेथड। ठीक है, पहले मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड। इसी को हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। जैसे नॉर्मली आप लिस्ट डाउन कर लेते हो चीज़ों को, वही चीज़ है। ठीक है, तो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड एक ही चीज़ है। दूसरा जो होता है, इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। इसमें हम जनरली या नॉर्मली इस चीज़ को लिख देते हैं। यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी सेट आप डिनोट करोगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। एक सेट को दिखाते कैसे हैं? किसी सेट को मैंने क्या बोला, कैपिटल लेटर से दिखाना है। तो अगर मैं एक सेट लेता हूँ, सपोज करें उसका नाम है ए, तो ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये करली ब्रैकेट ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखोगे आप, उनको हम बोलेंगे मेंबर्स या एलिमेंट्स। और उनको सेपरेट कर देना है कोमा के साथ। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6। तो इसको रीड क्या किया जाएगा? इसको रीड करेंगे, इट इज़ अ सेट ए एंड इट हैज़ द मेंबर्स 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो ये सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 2, 4 एंड 6। अब यहाँ से मैं उन दोनों रिप्रेजेंटेशन को भी बता सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे पता है कि मेंबर्स कौन से हैं और मैंने सीधा उनको लिस्ट डाउन कर दिया हुआ है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम साफ साफ एलिमेंट्स को कॉमा के हिसाब से सेपरेट कर देते हैं या लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखूं, दैट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है, वेयर
x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो मैंने ये एक प्रॉपर्टी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि x जो सेट का मेंबर है, ए सेट का जो मेंबर है x, वो इस तरीके से है कि वो एक इवन नंबर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 0। आई एम नॉट सेइंग कि वो 0 के इक्वल है, मैंने कहा 0 से बड़ा है, एंड लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 6 या उससे छोटा है। अब यहां से आप देख सकते हो कि 0 से जो बड़ा इवन नंबर होगा वो 2 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, लेकिन 6 के इक्वल या उससे छोटा है। यानी ये जो दोनों फॉर्म है, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो सेम चीज़ें हैं, बस फ़र्क ये है कि ऊपर मैंने उनको लिस्ट डाउन कर दिया है विदाउट शोइंग एनी प्रॉपर्टी, बस मैं देख के पता लगा सकता हूँ कि वो इवन्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंबर्स को नहीं बताया, बल्कि मेंबर्स की प्रॉपर्टी को बताया है कि भैया इससे आप डेवलप कर सकते हो सेट, इसको पढ़ के आप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। मैंने अभी आपको क्या बोला, किसी सेट को लिखते टाइम सपोज करें एक सेट है एस और उसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है उसके मेंबर्स को, लेकिन क्योंकि वो एम्प्टी है, नाम क्या था ना कि एम्प्टी यानी खाली, तो अगर वो खाली है इसका मतलब उसके अंदर कोई मेंबर नहीं होगा। तो किसी एम्प्टी सेट को लिखने के लिए आप सिर्फ करली ब्रैकेट लगा दीजिए, अंदर कुछ मत लिखिए। तो ये जो एस सेट है ये रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी सेट को, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फाई, PHI, दिस इज कॉल्ड फाई। तो आप किसी लेटर से डिनोट कर लो इस तरीके से, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो फाई। तो जहां भी फाई लिखा होगा इसका मतलब होगा कि इट इज एन एम्प्टी सेट। अब अगर मैं बात करूं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की, तो इनको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ऐसा सेट जिसके मुझे सारे मेंबर पता हो या जिसको मैं लिस्ट डाउन कर सकूं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 और 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है आपको उनको लिस्ट डाउन कर दूं, तो ये एग्जांपल हो जाएगा फाइनाइट सेट का। लेकिन अगर मैं कहूँ मेक अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो बता सकते हो, लेकिन आप लार्जेस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कितना बड़ा हो सकता है ये किसी को आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, जबकि इवन नंबर का सेट जो आप 1 से 100 ले लो या 1 से 1000 ले लो वो फाइनाइट का एग्जाम्पल होगा। अब आता है इक्वल सेट। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं? मैंने यहाँ पे दो सेट लिए हैं। पहला है सेट 1 जिसके अंदर आपके जो मेंबर्स हैं वो हैं 2, 6, 8, 10 एंड 4, और दूसरे में हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। पहली बात, सेट के अंदर ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर आपके पास दो सेट हैं और उन दोनों सेट के अंदर मेंबर्स भी सेम हैं, यानी फर्स्ट सेट के जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स सेट बी के अंदर या सेकंड सेट के अंदर भी मौजूद हैं, यानी दो सेट को इक्वल सिर्फ तब कहा जाएगा जब दोनों के मेंबर्स सेम हो। अगर मान लो मैं यहाँ से 10 को हटा देता, सिर्फ मेरे पास होता 2, 4, 6, 8, तो सेट बी के सारे मेंबर्स जो हैं वो ए में है, लेकिन ए का जो एक मेंबर है 10 वो बी में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम इन दोनों सेट को इक्वल नहीं कह सकते। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बता दें, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं जी मेन एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज 1.1। इनको मैं वर्बली आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि लिखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप बस मेरी बातों पे ध्यान रखना और सोचने की कोशिश करना मेरे साथ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है क्या उनसे हम एक सेट बना सकते हैं, क्या वो सेट फॉर्म करेगा, और अगर करेगा तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, यानी बताइए कि वो ऐसा क्यों करेगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि द कलेक्शन ऑफ
ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपके पास जून हो गया, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया। तो ये जो सेट बनेगा, अगर मैं ये मंथ्स का सेट बनाने के लिए हर किसी को दे दूं, तो हर बंदा सेम बनाएगा। मान लो मेरे पास 3 स्टूडेंट है, मैंने एक इंडिया का स्टूडेंट लिया, एक अमेरिका का स्टूडेंट लिया और एक कोरिया का स्टूडेंट लिया। मैंने तीनों को कहा बेटा एक काम करो, मेक अ सेट, और उस सेट के अंदर वो सारे मंथ के नाम लिखो जो एक साल के अंदर जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो किसी भी देश का बच्चा हो, उसके अंदर क्या लिखेगा, जनवरी लिखेगा, जून लिखेगा और जुलाई लिखेगा। यानी कि उन तीनों का रिजल्ट सेम होगा, वो डिफ़र नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो भी आपका सेट बनेगा तीनों स्टूडेंट्स के थ्रू, वो बनेगा सेम। यानी ये एक सेट ज़रूर होगा, यानी ये कलेक्शन एक सेट बनाएगा। लेकिन दूसरा कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब एक बात सुनो, दुनिया में हर आदमी सेम नहीं सोचता, अलग अलग सोचता है। हो सकता है मेरा जो फेवरेट राइटर हो या मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो मेरे लिए, वो कोई और हो, दूसरे के लिए कोई और हो। यानी पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करेगा कि वो किस तरीके की कलेक्शन बनाएगा। यानी हो सकता है मेरी कलेक्शन में राइटर्स का नाम कुछ और हो और दूसरे की कलेक्शन में कुछ और हो। तो यहाँ पे रिजल्ट्स डिफ़र करते हैं, बदल जाएंगे। और सेट सिर्फ वही बनाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है वो सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स डिफ़र करेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड, कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये तो बॉयज़ बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS D और ये सब जो है बहुत टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मेरी कलेक्शन में इनका नाम आएगा। हो सकता है कोई जो है जिम्बाब्वे का फ़ैन हो, मे भी हो सकता है, तो वो उनको कर दे। कोई रिकी पॉन्टिंग का फ़ैन हो, वॉटसन का फ़ैन हो, तो उसकी बेस्ट 11 के अंदर उसके अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, मेरी बेस्ट 11 के अंदर मेरे अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो बेस्ट क्रिकेटर बोला गया है ना, वो डिफ़र करेगा, वो हर बंदे के हिसाब से अलग हो सकता है। और अगर हर बंदे के हिसाब से उसका फेवरेट बैट्समैन अलग है, तो कलेक्शन भी अलग अलग बनेगी। और कलेक्शन अलग अलग बनने का मतलब है रिजल्ट्स डिफ़र करेंगे और वो एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। अब फोर्थ वाले में जो बोल रहा है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर मेरी क्लास है, आप अपनी क्लास अज्यूम कीजिए। तो अगर आप अपनी क्लास की कलेक्शन बनाओगे तो वो हर बंदे के लिए सेम होगी। क्योंकि अगर मैं आपकी क्लास के या आपकी क्लास के बाहर के किसी भी आदमी को कह दूं कि भैया आप इस क्लास की कलेक्शन बना दो, यानी सब बच्चों के नाम लिख दो आप, तो वो सेम बनेगी ना, क्योंकि आपकी क्लास एक फ़िक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। वो वहाँ पे जो 11th का बच्चा 11th में बैठा हुआ है, सपोज़ करें आप 40 बच्चे हैं, तो हर बंदा जो भी उस क्लास की कलेक्शन बनाने आएगा, वो 40 ही बच्चों का नाम देगा। तो इसका मतलब ये तो सेट फॉर्म करेगा। तो अगले स्टेटमेंट में बोला गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लेस देन 100, देखो नेचुरल नंबर हर कोई जानता है कि 1 से लेके 100 तक के कौन से नेचुरल नंबर हैं। तो हर बंदा सेम कलेक्शन बनाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भैया सबके लिए सेम है। तो हर किसी की जो कलेक्शन बनेगी वो भी क्या बनेगी, सेम बनेगी। यानी कि ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये आपको सेट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लाइफ में जो भी गोदान या अदर जो है नॉवेल्स लिखे हुए हैं, वो जितनी भी कलेक्शन है वो सारी की सारी फिक्स है, वो सेम है, क्योंकि राइटर सेम है ना। अब उस राइटर ने अपनी ज़िंदगी में अगर 8 जो है नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो नॉवेल्स फिक्स हो गए, सेम हो गए हर बंदे के लिए जो भी उसे जानता है। तो यानी ये भी एक सेट बनाएगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स मैंने आपको पहले बोला सबके लिए क्या है, सेम है। तो यानी ये भी एक सेट ज़रूर बनाएगा। और लास्ट के दो आप खुद से ट्राई करना, खुद से पूछना कि क्या वो सेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एज अ मेंबर्स।
ठीक है, एज द मेंबर। तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल अगर आप देख पा रहे हो, इसको गौर से देखिएगा, जो ई जैसा आपको लग रहा है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू साइन। ठीक है, इस साइन का नाम है बिलोंग्स टू। और ये जो इसमें क्रॉस कर दिया गया है, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू का साइन हमें तब लगाना है जब एक मेंबर को एक सेट का बताना है, यानी एक सेट के अंदर वो मेंबर होगा या नहीं होगा। अगर एक मेंबर एक सेट के अंदर है तो वो उसमें बिलोंग करेगा, यानी ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर कोई नंबर उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए 5, तो डैश और ए, यानी क्या 5 इस सेट ए के अंदर है? यस, 5 उसका मेंबर है, तो यानी यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। फिर कह रहा है जी 8, क्या 8 इस सेट के अंदर है? नहीं, यानी 8 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो आप इसमें कट कर देंगे, यानी 8 डजन बिलोंग्स टू ए। फिर कहता है 0, क्या 0 इसमें है? नहीं, तो यहाँ भी आप क्या लगा देंगे? डजन बिलोंग्स टू का साइन, यानी ये वाला साइन। फिर उसके बाद पूछता है जी 4, यस 4 अवेलेबल है हमारे सेट के अंदर, तो 4 बिलोंग्स टू ए। यस, आप बिलोंग्स टू का ये वाला साइन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है 2, आप क्लियरली देख सकते हैं 2 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर कहता है 10 बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो 10 यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स 10 डजन बिलोंग्स टू ए, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। बाकी के क्वेश्चन हम कैरी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।